सुहानी को सेफ रखने के लिए मुझे हर वक्त उसे अपनी नजर के सामने रखना होगा। ये सोचकर युवराज विवेक से कहता है, विवेक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। विवेक कंफ्यूज होकर युवराज को देखता है। कार के अंदर युवराज और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में युवराज की कार हॉस्टल के सामने आकर रुक जाती है। विवेक कार से निकलते हुए कहता है, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। युवराज अपना सर हिला देता है। विवेक युवराज को थैंक्स बोलकर हॉस्टल के अंदर चला जाता है। क्या चल रहा है युवराज के दिमाग में और वो किस लिए विवेक की मदद चाहता है? रात के 3 बजे थे। पूरा शहर नींद की आगोश में समाया था। उस विशिंग वेल के पास भी बिल्कुल सन्नाटा था। इस अंधेरे में सेंट थॉमस हॉस्टल बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। निशा और सुहानी के साथ साथ बाकी की लड़कियां भी सो रही थीं। उस हॉस्टल रूम में पिंक नाइट सूट पहने एक लड़की आराम से सो रही थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं, लेकिन खिड़की से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। तभी वहां एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, संजना। वो आवाज सुनकर वो लड़की नींद में कसमसाती है और फिर से सो जाती है। सोते हुए उस लड़की के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। वहां एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, जिससे उसके चेहरे से और उसके कान से बाल हट जाते हैं। इस बार उस लड़की को कान के बिल्कुल करीब से वही फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये सोने का वक्त नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़की की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उस लड़की का दिल जोर से धड़क रहा था। वो फौरन अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो अपना मोबाइल पास में रखकर फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। खिड़की से कुछ रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। वो लड़की लेटे हुए सीलिंग को देख रही थी। तभी उसे सीलिंग पर तेजी से एक साया गुजरता हुआ दिखता है। उस साए को देखते ही उस लड़की को विशिंग वेल के साए वाली बात याद आ जाती है। वो लड़की अब बुरी तरह से डर गई थी। वो ब्लैंकेट से खुद को सर से पांव तक ढक लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि उसके पैर के पास कुछ हलचल हो रही है। नीचे से कोई ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है। वो लड़की डरकर ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटा देती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे फिर से छत पर वो साया दिखता है। वो लड़की वापस से ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। वो इस वक्त डर से कांप रही थी। तभी एक ही झटके में उसका ब्लैंकेट उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, जैसे किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। वो लड़की डर से कांप रही थी। वो बेड के एक कोने में खुद को समेट कर बैठ जाती है। उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर से हकलाते हुए कहती है, कौन है यहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी उस लड़की को अपनी खिड़की से काला धुआं अंदर आते हुए दिखता है। वो काला धुआं उसके सामने आकर धीरे धीरे एक बड़े से इंसान के आकार में बदल जाता है। उसे देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि वो साया आदमी का है या किसी औरत का। वो साया धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो साया उस लड़की के एकदम पास पहुंचता है, वो हिम्मत करके अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजा खोल देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो लड़की चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है, उसे फिर से वो साया अपने सामने दिखता है। वो भागते हुए अपने बगल वाले रूम के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अब डर से उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो देखती है कि धीरे धीरे वो साया उसके करीब आ रहा है। जैसे जैसे वो साया उस लड़की के करीब आ रहा था, वो और भी जोर से दरवाजे को खटखटा रही थी। जैसे ही वो साया उस लड़के के पास आकर उसे छूने वाला था, वैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है।
अगले ही पल वो लड़की कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अगली सुबह सुहानी और निशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुहानी देखती है कि निशा काफी देर से अपने बैग में कुछ ढूंढ रही है। जब उसे अपने बैग में कुछ नहीं मिलता तो वो अपने रूम से बाहर जाने लगती है। सुहानी निशा से कहती है, निशा, तू कहाँ जा रही है? हमें कॉलेज के लिए निकलना है। निशा सुहानी की तरफ मुड़कर कहती है, यार, मेरी हिस्ट्री के नोट्स संजय के पास हैं, उससे वो लेकर आती हूँ। ये कहकर निशा कमरे से बाहर चली जाती है। निशा के बाहर जाने के बाद सुहानी कॉलेज के लिए अपने बुक्स अरेंज करने लगती है। वो अपना काम कर ही रही थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज निशा की थी। निशा की चीख सुनते ही वो संजना के रूम की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर सुहानी देखती है निशा किसी मूर्ति की तरह खड़ी है और आंखें फाड़कर अपने सामने देख रही है। निशा की आंखों में इस वक्त खौफ था। ये देखकर सुहानी इस रूम के अंदर जाती है और उस तरफ देखती है जिस तरफ निशा की नजर थी। वहां का नजारा देखकर सुहानी अवाक रह जाती है। उस रूम के अंदर 3 लड़कियों की लाश पड़ी थी। रूम के अंदर का सीन देखकर डर से सुहानी की सांसें रुक जाती हैं। उस रूम का फ्लोर उन तीनों लड़कियों के खून से भरा था। वहां का सारा सामान, लड़कियों के बेड की बेडशीट और उनके बुक्स, सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे। एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी थी, दूसरी की बेड पर और तीसरी लड़की की लाश आधी बेड पर थी और आधी जमीन की तरफ लटक रही थी। उन तीनों के बाल बिखरे और आंखें खुली हुई थी। उनकी आंखें बाहर आ गई थीं और उनकी पूरी बॉडी सफेद पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी का सारा खून निचोड़ लिया हो। ये सीन देखकर सुहानी भी निशा की तरह फ्रीज हो जाती है। तभी 2 और लड़कियां और वार्डन कमरे के अंदर आती हैं और डर से वो सब भी चीख पड़ती हैं। वार्डन डर से कांपते हुए कहती है, ये कैसे? ये नहीं हो सकता। उनकी आवाज से सुहानी अपने होश में आती है और खुद को संभालती है। वो वार्डन के पास जाकर कहती है, मैम, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। आप इन्हें लेकर चलिए, मैं निशा को लेकर बाहर आती हूँ। वार्डन अभी भी शॉक में थी। वो आंखें फाड़कर उस भयानक सीन को एकटक देख रही थी। सुहानी वार्डन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैम, आप ठीक हैं? सुहानी के ऐसा करने पर वार्डन होश में आती है और हकलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। वो उन दोनों लड़कियों को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। सुहानी निशा को लेकर रूम से बाहर जाती है। इतनी चीखें सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगती हैं। सुहानी उन सभी को कमरे के अंदर जाने से रोकती है और उस कमरे को लॉक कर देती है। निशा अभी भी शॉक में थी। सुहानी उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठा देती है और फौरन युवराज को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। सुहानी की बात सुनकर युवराज फौरन अपने घर से हॉस्टल के लिए निकल जाता है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। इधर सुहानी निशा को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। पूरे हॉस्टल में मातम का माहौल था। तभी हॉस्टल के सामने ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज बेंज कार रुकती है। उस कार से ब्राइट ब्लैक साड़ी में पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सीधे हॉस्टल के अंदर चली जाती है। पद्मिनी को हॉस्टल में आते देख वार्डन उसके पास आकर उसे विश करती है। पद्मिनी की नजर वार्डन पर ना होकर उस कमरे की तरफ थी जिस कमरे में उन 3 लड़कियों की लाश थी। सब कुछ पता होने के बावजूद पद्मिनी वार्डन से कहती है, कहाँ है वो रूम? वार्डन उस कमरे की तरफ इशारा करती है। वो कमरा रिसेप्शन से सीधे दिखाई दे रहा था। पद्मिनी उस तरफ बढ़ने लगती है। पद्मिनी को उस तरफ बढ़ता देख वार्डन उसके पीछे पीछे जाते हुए घबराहट के साथ कहती है, मैम, प्लीज आप अभी वहां मत जाइए। पुलिस ने वहां किसी को भी जाने से मना किया है।
जैसे ही वार्डन अपनी बात पूरी करती है, पद्मिनी वहीं रुककर उसे गुस्से से देखती है। पद्मिनी को ऐसे घूरते देख वार्डन डर कर वहीं रुक जाती है और पद्मिनी उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उस कमरे का दरवाजा लॉक था। पद्मिनी अपना हाथ उस लॉक पर फेरती है और वो लॉक अपने आप खुल जाता है। पद्मिनी रूम के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर भी पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वो शांत आंखों से उन लाशों को देखती है और फिर उनकी तरफ बढ़ती जाती है। पद्मिनी जमीन पर पड़ी हुई लाश के पास जाती है और घुटने के बल वहां बैठ जाती है। फ्लोर पर खून फैला हुआ था, जिससे पद्मिनी की साड़ी खून से भीग रही थी। पद्मिनी उस लड़के की लाश को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस लड़की की गर्दन पर जाती है। वो अपना हाथ उस लड़की के गर्दन पर पड़े उन नाखूनों के निशान पर ले जाती है। उस निशान को छूते ही पद्मिनी के हाथों की उंगलियों पर खून लग जाता है। पद्मिनी खून लगे हुए अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लाकर देखने लगती है। उसे देखकर पद्मिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल पद्मिनी के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो अपने सामने देखती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। शायद उसे ये भी पता चल गया था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। पद्मिनी भी वहां से उठ जाती है और आराम से पीछे मुड़ती है। वहां युवराज खड़ा था। युवराज पद्मिनी को ऐसे देख रहा था जैसे वो जानता हो कि पद्मिनी वहां क्या करने आई है। युवराज पद्मिनी से एक शब्द नहीं कहता, बस आंखों में गुस्सा लिए उसे देखता रहता है। युवराज के वहां आने पर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे जैसे पद्मिनी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी उंगलियों, साड़ियों और सैंडल पर लगा खून गायब होता जा रहा था। जब तक पद्मिनी कमरे के बाहर निकलती है, उसकी बॉडी और कपड़ों पर लगा सारा खून साफ हो चुका होता है। युवराज बिना कुछ कहे ये सब देख रहा था। पद्मिनी हॉस्टल से बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही पुलिस की कार हॉस्टल में पहुंच जाती है। पुलिस कार के रुकते ही अर्नव बाहर निकलता है और बड़ी तेजी से हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। उसके पीछे गोपाल और अर्नव की टीम भी हॉस्टल के अंदर जाती है। उस कमरे के पास पहुंचते ही अर्नव देखता है कि दरवाजे के पास युवराज खड़ा है और उसकी नजर कमरे के अंदर है। अर्नव गुस्से से युवराज से कहता है, मिस्टर दीवान, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर युवराज की नजर अर्नव पर जाती है। अपने नेचर से अलग इस बार युवराज अर्नव से कहता है, ओह, आई एम सॉरी एसपी सिंह, ये मेरे स्टूडेंट्स थे। दरवाजा खुला था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मैंने यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। युवराज की बात सुनकर अर्नव शांत होकर कहता है, इट्स ओके, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसा करके आप कानून तोड़ रहे हैं। युवराज अपना सर हिला देता है। अर्नव मुड़कर रूम के दूसरी तरफ देखता है। रूम के अंदर के नजारे को देखकर अर्नव दंग रह जाता है। इतना भयानक सीन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सामने सफेद पड़ी 3 लाशें, खून से भरा हुआ कमरा और उन लाशों की आंखें जो बाहर निकल आई थीं। क्या अर्नव इस केस को सॉल्व कर पाएगा? क्या कनेक्शन है पद्मिनी का इस मर्डर से? और वो यहाँ क्या करने आई थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।